हेलो। हाँ जी सर। हाँ, जो हमने क्लास में किया था अभी पिछली दो क्लासेस में, उसकी प्रैक्टिस हो गई सारी। हाँ, हो रखी है सर। सारी प्रैक्टिस हो गई तो आज की ये प्रैक्टिस क्लास ही थी कि आपको जो भी डाउट्स जो होंगे आपके और जो प्रॉब्लम्स होंगी उन पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो आप में से किसी को और किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो। हाँ सर, कुछ पूछना था जैसे फॉर ईच लूप के बारे में। हाँ बोलो। फॉर ईच लूप में हमारा जैसे वो लूप करते हैं हम फॉर लूप। हम्म तो उसमें हम वो देते हैं एक स्टार्टिंग पोजीशन वन टू स्टेप दे दे। वन टू एक नंबर दे देते हैं या स्टेप देते हैं। फॉर ईच बिल्कुल। लूप में होता है ये चीजें। नहीं, फॉर ईच लूप में ये होता है कि जिस कलेक्शन पे आप लूप चला रहे हो उसके हर ऑब्जेक्ट से, मतलब उस कलेक्शन के हर ऑब्जेक्ट से वो आइटरेशन करेगा। ठीक है, मतलब इस उस सब पे चलेगा वो फिर। हाँ वो सब पे चलेगा। और चलाने जिस ऑब्जेक्ट पे आपको चलाना है या नहीं चलाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। वो किसके थ्रू होता वो है, वो इफ भी। देन एल्स की हाँ कंडीशन में यूज बिल्कुल, करेंगे इफ एल्स उनको। की कंडीशन के थ्रू आप वो कर सकते हो। तो ओके। फॉर ईच लूप बना ही इसलिए था कि जब आपके ऑब्जेक्ट्स पता नहीं हो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट होंगे कितने नहीं हो सकते, तो उस कंडीशन के लिए हम्म। यानी ऑब्जेक्ट पे चलाने के लिए आपको कलेक्शन लूप दिया गया है। तो उस तरीके से कलेक्शन लूप का यूज़ वहीं पे ही है। ठीक है। और जो नॉर्मल फॉर लूप चलता है वो नॉर्मल आप चला सकते हो कहीं भी किसी भी वैल्यू को काउंट करने कुछ करने के लिए। पर जो हम्म। कलेक्शन लूप आपके चलेंगे वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही चलेंगे। ठीक है ना। ओके। क्योंकि जैसे हम ठीक देख रहे हैं ठीक। फॉर ईच सेल इन ए रेंज, फॉर ईच शीट इन ए वर्कबुक। ठीक है। फॉर ईच वर्कबुक इन ए एक्सेल, मतलब जो टोटल एप्लीकेशन में जितनी वर्कबुक खुली हुई है उनके ऊपर लूप चलाना है तो फिर तब भी हम कलेक्शन लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक। ठीक है। और हम्म। जैसे कहते भी हैं कि मतलब मैंने तो पढ़ाई है अभी। ठीक है। ज़्यादा मैंने उसको अभी एक्सपीरियंस तो किया नहीं है कि जो फॉर लूप और फॉर ईच लूप में जब हम एरेज पे काम करेंगे तो एरेज में फॉर ईच जो लूप होता है, ठीक है, वो हम्म। 10 टाइम्स फास्टर होता है फॉर लूप के। अच्छा। हाँ, तो जब जब हम बड़े प्रोग्राम जब हम बनाएंगे, जब बड़े प्रोग्राम में हम काम करेंगे तो फिर वहाँ पे अगर हम फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं एरेज के साथ में, एरेज का चैप्टर अभी आया नहीं है, जब ये हमारे कलेक्शन लूप खत्म हो जाएंगे तब हम एरेज स्टार्ट करेंगे। तो जब एरेज पे हम काम करते हैं तो उस टाइम पे जितनी मतलब कि अगर फॉर लूप अगर 10 सेकंड ले रहा है, ठीक है, तो वो 1 सेकंड में अपना काम ख़त्म कर देगा। ठीक है। तो मैंने अभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया नहीं है, मैंने अभी ऐसा करके नहीं देखा है। मैंने जस्ट एक आज छोटा सा मैं प्रोग्राम बना के देख रहा था। तो उसमें भी जो फॉर ईच लूप है वो मतलब कि 1-2 सेकंड फास्ट ही चल रहा था फॉर लूप से। जैसे हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। जैसे हम एक सब बनाते टेस्ट। ठीक है। ठीक है, और इसमें ले लेते हैं हम फोर आई इज इक्वल टू 1 to 1 लाख तक हम ले लेते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आई। ठीक है। और रेंज A1 में, सॉरी रेंज, हर एक रेंज में A एंड आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हम लिख देते हैं प्रोग्राम। ओके। ठीक है। अब जब हमें टाइम कैलकुलेट करना होता है किसी भी कोड का, ठीक है, यानी किस कोड में कितना टाइम लग रहा है, आप मल्टीपल जगह भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं लेता हूँ कि एस टी टाइम, ठीक है, इज़ इक्वल टू टाइमर। ठीक है। ये क्या करेगा, ये करंट जो टाइम है, ठीक है, करंट टाइम को माइक्रो सेकेंड्स में काउंट करके देगा या सेकंड्स में काउंट करके देगा, ये कंफर्म नहीं है मुझे, या सेकंड्स में काउंट करके देगा। सो ठीक है। तो ये टाइमर जो है, टाइमर कीवर्ड, ये सेकंड्स में काउंट करके देगा और ये टाइम करंट का टाइम बता देगा। ठीक है। अब फिर मैं जब मेरा प्रोग्राम एंड होगा तो फिर मैं कह देता हूँ कि रेंज, ठीक है, बी B1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ कि टाइमर माइनस एस टी टाइम। ठीक है।
तो मेरे ये करंट टाइम में से ST टाइम को जब माइनस करके जो वैल्यू आएगी मैं वो B1 में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं और ये चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये देखो इसने टाइम लिया 9.27 सेकेंड्स, 9 सेकेंड्स का इसने टाइम लिया। एक बार फिर से हम चलाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत वेरी करता है इधर उधर कुछ मिली सेकेंड्स में। ये 7.96 हो गया अभी, ठीक है। एक बार फिर से चलाते हैं, ठीक है, 7.91, ठीक है। अब उसमें देखते हैं हम कि हमारे प्रोग्राम में कितना टाइम लेता है। जब हम कलेक्शन लूप की बात करते हैं, ठीक है, हम ये लेते हैं डिम RNG एज रेंज, ठीक है, और कर देते हैं सेट RNG इज इक्वल टू रेंज A1 से 1 लाख, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं इम्प्लीमेंट, लेते हैं फॉर ईच सेल या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप वेरिएंट ले सकते हो, वो रेंज अपने आप बना देगा। फॉर ईच I इन RNG और नेक्स्ट I, ठीक है, और यही वैल्यू हम ले लेते हैं, ओके। ठीक है, I डॉट वैल्यू, अब I मेरी रेंज है तो I डॉट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। अब मुझे रेंज A1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हर रेंज में आइटरेशन कर रहा है, तो I डॉट वैल्यू, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। देखो 7.12 उधर था 7.96, यहाँ पे 7.12 में चल गया, ठीक है ना। तो स्लाइटली ये तो फास्टर है, ठीक है। इसका मैंने एक छोटा सा ऐसे ही बना के देखा था, तो ये थोड़ा सा फास्ट था फोर लूप से, ठीक है। पर जब हम एरेज पे काम करेंगे तो मैंने उसके लिए पढ़ा था कि एरेज पे जब हम काम करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, तो उस टाइम में वो 10 टाइम्स फास्टर होता है फोर लूप से, ठीक है। तो ये एक मतलब कि जो है हम ये देख सकते हैं कि हम फोर ईच लूप वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें एरेज पे काम करना होगा। तो अगर हम प्रोग्राम को छोटा करना है हमें, और थोड़ा सा ये भी बनाना है कि हमारा प्रोग्राम जल्दी चले, टाइम कंज्यूमिंग प्रोग्राम ना हो, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारे प्रोग्राम में कौन सा कोड मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो उस कोड के उसके थ्रू हम जो है ये निकाल सकते हैं और अपने प्रोग्राम में फिर जो है ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं प्रोग्राम का भी, कहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखूँगा, पढ़ूँगा, कुछ एग्जांपल्स पढ़ूँगा। अगर मैं एरेज के मिलेंगे तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पे एक्चुअल में टाइम कम हो रहा होगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो, नहीं सर, कुछ नहीं है मेरे पास। और किसी के पास नहीं है? बाकी 6 लोग भी तो हैं। नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन तो ऐसे ही जा रहा है खाली ठीक है, या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो अच्छी बात है, पर मैं मतलब इतना इजी तरीके से बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ ना समझ में आए। बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, और एग्जांपल भी मैं ऐसे कलेक्ट करता हूँ कि इजीली मतलब कि थोड़े से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। चलो मैं एक टॉपिक तो ले ही लेते हैं फिर भी, ठीक है। जब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाएंगे। एक सजेशन भी है कि एक सेशन के बाद ना एक एक्सरसाइज ही दे दिया करो कि भाई हाँ ये चीज इस तरीके से करोगे। अपने आप जब सोचना पड़ता है ना तब समझ में नहीं आता कि क्या बनाए। ठीक है, तो फिर आज एक्सरसाइज ही ले लो पहले अभी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा बताऊंगा आपको क्या करना है। कि जैसे हमारे पास में लास्ट टाइम में हमने देखा था कि हमने क्लास 1 से क्लास 10 तक हमने लिखे थे,
ठीक है ना। क्लास 1 से लेकर 10 तक 10 शीटें बनाई थी। यार ये मार्किंग क्यों कर रहे हो, ये हटते कैसे ये मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या है कि 1 से लेके 10 शीट तक हमने इस तरीके से क्लास 1 से लेके 10 तक की शीट बनाई थी। ठीक है, और 10 शीट में उसमें मैंने ये भी डाला था कि जो आपका नेम, ठीक है ना, सब्जेक्ट और मार्क्स, ठीक है, ये हेडिंग डाली थी। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे कुछ रैंडम नेम डालने हैं। ठीक है, हर क्लास के लिए, क्लास 1 से क्लास 10 तक। ठीक है, तो रैंडम नेम डालने हैं, और रैंडम नेम डालने के बाद में, ठीक है, और रैंडम सब्जेक्ट डालने हैं। कुछ 10 स्टूडेंट ले लेना, हर क्लास के 10-10 स्टूडेंट ले लेना। ठीक है, ये भी लूप के थ्रू करना, ठीक है, ताकि इजीली हो जाए। ठीक है, और रैंडम सब्जेक्ट लेना। रैंडम सब्जेक्ट लेने के बाद में आप मार्क्स भी रैंडम लेना। ठीक है, तो मार्क्स के लिए आप एक जो फॉर्मूला होता है रैंडम बिटवीन, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। टॉप से बॉटम, जैसे 50 से मैं 99 तक ले लेता हूँ, तो ये मार्क्स आ जाएंगे रैंडम। ठीक है, अब मुझे एक 11th शीट पे मुझे चाहिए। ठीक है, 11th शीट पे मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे चाहिए मुझे क्लास, ठीक है, और यहाँ पे मुझे चाहिए नेम, यहाँ पे मुझे चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे मुझे चाहिए मार्क्स। ठीक है, पर इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पे जो नेम आएंगे, ठीक है, वहाँ पे उस स्टूडेंट के मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 70। ठीक है, 70 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए उसके। यानी आप क्या करोगे, हर क्लास के 10-10 स्टूडेंट होंगे, हर 10 स्टूडेंट के साथ आइट्रेशन करोगे, हर क्लास के आइट्रेशन, हर क्लास से, हाँ, यानी हर शीट से, हर शीट में हर रेंज में आइट्रेशन होगा। ठीक है, हो सकता है किसी क्लास में 10 स्टूडेंट हो, किसी में 9 और किसी में 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर शीट की हर रेंज से आइट्रेशन करना है, और हर मतलब जैसे ही एक शीट की एक रेंज का आइट्रेशन खत्म हुआ, आप उस वैल्यू को यहाँ पे लेके आओगे। ठीक है, और उसकी क्लास भी मेंशन होनी चाहिए, उसका नेम भी मेंशन होना चाहिए, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये। ठीक है, तो इस तरीके से मानो कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, एक काम मिला है, आपको स्कूल की एक शीट पकड़ा दी है कि हमें पूरे स्कूल में जितने बच्चे हैं और जिस जिस बच्चे के 70 से ऊपर मार्क्स हैं जिस सब्जेक्ट में, उनकी लिस्ट दे दो हमें। ठीक है, तो ये काम आपको अब जो है लूप के थ्रू करना है, VBA में इसका प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, समझ गए आप? समझ गए? हाँ सर, हाँ सर। क्वेश्चन भी समझ गए, और किस तरीके से होगा ये भी अपने माइंड में आपने सोच लिया होगा। वैसे मैंने बता दिया है कि किस तरीके से करना है। ठीक है, हाँ, क्या कहा सर? मैंने जस्ट लेट हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी जो है क्लास खत्म होते ही मैं वीडियो डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली मतलब यही है कि लास्ट क्लास में हमने किया था कि कुछ हमने क्लास बनाई थी, सॉरी, एक प्रोग्राम हमने कलेक्शन लूप का बनाया था, जिसमें हमने हर शीट के हर A1 से लेके C1 रेंज तक हमने हेडिंग डाली थी ये। ठीक है, नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स की। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि आपको कुछ रैंडम स्टूडेंट के नेम डालने हैं हर क्लास के लिए, 10, 12, 15 जितने आप चाहो, रैंडम सब्जेक्ट डालने हैं और रैंडम मार्क्स डालने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हर शीट से आइट्रेशन करना है, हर शीट की हर रेंज से आइट्रेशन करके मुझे लिस्ट चाहिए कि किस क्लास के किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में 70 से ऊपर मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट मुझे एक लास्ट शीट पे मुझे चाहिएगी। तो ये आपका एक प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, ओके, चलो अब एक थोड़ा सा कर ही लेते हैं कुछ। ठीक है, उसी में ही आते हैं अपने जो है शीट्स के कलेक्शन ऑब्जेक्ट पे, WS एज वर्क शीट। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ कि फॉर ईच WS इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स। ठीक है, और नेक्स्ट WS। ठीक है, तो शीट का एक ऑप्शन और भी हमारे पास, शीट को हम WS डॉट यानी शीट 1 डॉट जो भी कहें हम, के शीट के जो मेंबर फंक्शंस होंगे, ठीक है, शीट्स डॉट, इसमें होता है हमारे पास विजिबल। ठीक है, एक विजिबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो विजिबल प्रॉपर्टी क्या करती है, हमारी शीट्स को मुझे हाइड करना है, अनहाइड करना है। ठीक है,
तो ये हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि मेरे पास 10 शीट हैं, 11 शीट हैं, ठीक है। इस शीट को मुझे हाइड करना है तो मैं ऐसे हाइड कर दूंगा, ठीक है। और अनहाइड करना है तो अनहाइड में मैं जाऊंगा और इस शीट को अनहाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको VBA के थ्रू हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। देखो यहाँ पे हम करते हैं WS, मुझे सिर्फ शीट 1 को हाइड करना है तो क्या करूँगा, मैं पहले लिखूँगा कि इफ़ WS डॉट नेम इज इक्वल टू शीट 1 है, ठीक है, देन एंड इफ, ठीक है। और मैं कहूँगा WS डॉट विजिबल इज इक्वल टू, ठीक है। 3 ऑप्शन मेरे पास आए, एक्सेल शीट हिडन, हेलो सॉरी गाइस, हेलो, ये हिडन और विजिबल तो समझ में आ रहा है, वेरी हिडन क्या है ये? हाँ वो सब बताएंगे, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं हिडन, ठीक है। तो अगर मेरा शीट 1 है, शीट 1 अगर मेरा नेम है तो उस शीट को हिडन कर दो, ठीक है। तो जस्ट मैं ये मैक्रो में रन कर देता हूँ फटाफट से, और ये और फर्स्ट शीट मेरी हिडन हो गई है, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे इसको अनहाइड करना है तो WS डॉट विजिबल, और इसको मैं कर देता हूँ क्या, एक्सेल शीट विजिबल, ठीक है। तो अब मैं फिर से इसको रन करूँगा तो मेरी शीट 1 को वो विजिबल कर देगा। ये मेरी शीट विजिबल हो गई है, ठीक है। जो हाइड हो गई थी वो विजिबल हो गई है। ये शीट की जो प्रॉपर्टी हैं, आप इस शीट में जाओगे, देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें भी आपको दिखेगा, देखो ये विजिबल है, दिख रहा है आपको, ये विजिबल, ठीक है। विजिबल में आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, विजिबल, हिडन और वेरी हिडन, ठीक है। वेरी हिडन जब आप नॉर्मल एक्सेल में काम करते हो तो आपको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, जब हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। पर वेरी हिडन VBA में अलग से एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके पास, आपने कोई मैक्रो बनाया है और किसी शीट पे आप अपना कॉन्फिडेंशियल डाटा आप रख रहे हो, ठीक है, जो कि आप यूज़र को नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, तो वहाँ पे आप वेरी हिडन का यूज़ कर सकते हो। अब वेरी हिडन जब आप शीट को कर दोगे तो उस शीट को कभी भी कोई भी बंदा अनहाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिना VBA कोड के, जब तक VBA कोड, हेलो किसी को कोई क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने इस शीट को, शीट 1 को मैं हाइड कर दूँ, ठीक है, और मैं इस शीट 1 को यहाँ से भी मैं अनहाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और ये मैंने कर लिया, यानी एक आपने मैक्रो बना के दिया था किसी को और शीट को हाइड कर दिया था, तो यूज़र चाहे तो खुद भी उसको अनहाइड कर सकता है, ठीक है। बट मैं अगर मैं यहाँ पे एक्सेल शीट को मैं कह देता हूँ कि विजिबल एक्सेल वेरी हिडन, ठीक है, ठीक है, एक्सेल वेरी हिडन अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस कोड को मैं रन करता हूँ तो अब ये मेरी शीट हाइड हो गई, और अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, अनहाइड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो ये अनहाइड का ऑप्शन ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो शीट अनहाइड कर ही नहीं पाएगा यूज़र, ठीक है। तो वो अनहाइड कहाँ से होगी, अनहाइड सिर्फ आपके प्रोग्राम से ही होगी, आप VBA के थ्रू ही उसको अनहाइड कर सकते हो, नहीं तो वो अनहाइड होगी ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अपना एक मैक्रो बनाओ, उस मैक्रो में आप सिक्योरिटी अपनी लगा सकते हो, VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके आप अपना प्रोटेक्शन यानी पासवर्ड लगा के रख दो, ठीक है। और आपको जो डेटा आपको सिक्योर करना है, यानी जो डेटा यूज़र को दिखाना ही नहीं है, आप उसको बंद कर दो, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन ये है एक्सेल वेरी हिडन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो जितनी शीट को, मतलब लूप के थ्रू, वर्कबुक के ऊपर जो लूप चलेगा उसमें शीट को हाइड, अनहाइड और वेरी हिडन आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं शीट को फिर से, ये मेरी वेरी हिडन शीट है तो मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ, ठीक है, विजिबल में कर देता हूँ, ठीक है, और ये अनहाइड होगा, ठीक है, ओके। अब जैसे मैं कहता हूँ कि एक मैं लूप चलाता हूँ, ठीक है, हर शीट के ऊपर, जैसे मैं शीट 2 है, शीट 2 में देखो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, खाली है, मैं इसको कर देता हूँ हाइड, ठीक है। और शीट 1 मेरी, शीट 1 शीट 3 के बाद सारी शीट दिख रही हैं, तो मैं क्या कहता हूँ कि WS डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हेलो मैं कह देता हूँ, ठीक है।
ये मैंने कह दिया। अब मैं इस लूप को चलाता हूँ, ठीक है, लूप को मैंने चला दिया और इसने क्या किया कि हर शीट के रेंज A1 पे उसने हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है। अब क्या इसने शीट 2 पे भी किया होगा, हिडन शीट पे भी, ठीक है, इसको अनहाइड करके देखते हैं तो वहाँ पे भी किया होगा। यानी आपका जो मैक्रो अगर हर वर्कशीट को आइटरेट कर रहा है, चाहे वो हिडन हो चाहे वो वेरी हिडन हो, कुछ भी हो, आपका मैक्रो अगर हर वर्कशीट को आइटरेट कर रहा है तो उस पर भी चलेगा जो शीट हाइड होगी, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई अगर मेरी शीट हाइड है तो उस पर मैक्रो ना चले, ठीक है, बाकी सब पे चले, जो मेरी शीट हाइड है उस पर ना चले, ठीक है। तो मैं इस शीट को मैं फिर से हाइड कर देता हूँ, ठीक है, शीट 2 को मैंने हाइड कर दिया और अब इधर आते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन हम लगाएंगे, ठीक है, इफ़ WS डॉट विजिबल इज इक्वल टू एक्सेल हिडन, ठीक है, देन, ठीक है, हमने हाइड शीट पे नहीं चलाना है तो नोट, ठीक है, नोट एक्सेल हिडन, देन ये करो एल्स एंड इफ कर दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे WS A1 की वैल्यू हेलो अगेन डाल देता हूँ, ठीक है। अब हम इस लूप को चलाते हैं, ठीक है, और ये लूप हमने रन कर दिया तो ये देखो यहाँ पे हेलो अगेन वैल्यू आ गई और हर शीट में उसने हेलो अगेन डाल दिया। अब हम शीट 2 पे देखते हैं कि शीट 2 पे मेरी क्या वैल्यू आई है और शीट 2 को मैं अनहाइड करता हूँ, ठीक है। तो शीट 2 पे मेरी अभी वैल्यू हेलो ही है। तो यानी आपको जो है विजिबल सीट या हाइड या अनहाइड सीट के ऊपर किस तरीके से लूप चलाना है और किस तरीके से आपको कंडीशन लगानी है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। विजिबल में कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, तीन ही उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। वो 3 प्रॉपर्टीज़ यही हैं कि विजिबल इज इक्वल टू ये एक्सेल हिडन, वेरी हिडन और विजिबल, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक और था, ये हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। और इसके बाद में आप शीट प्रोटेक्ट का आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। शीट प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उसको आप खुद पढ़ो, ये भी आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। उसको पढ़ो, उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। प्रोटेक्शन का बहुत ही कम यूज़ होता है, पर प्रोटेक्शन आप चाहो तो करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख लेना, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन और है, कल से हमारी जो है एडवांस एक्सेल की भी क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसी को इंटरेस्टेड हो या किसी को कुछ सीखना हो तो आप भी उसमें आ सकते हैं। उसका शेड्यूल मैं कल सुबह ही भेजूँगा, टाइमिंग शायद 6 बजे के आसपास का ही रहेगा, ठीक है। शाम तो को हाँ सर, शाम को। तो शादी वादी तो होनी रही है, आप कहाँ जाओगे आप घर में तो ठीक है, अभी तो घर में ही है तो शाम का टाइम अच्छा है, सबको थोड़ा टाइम भी होगा। या फिर आप लोग सजेस्ट करो कि किस टाइम में, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में तो कर नहीं सकते, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में किसी के बच्चों के स्कूल की क्लासेस चल रही होती हैं कभी। तो बीबीए का ऐसे 7 हम लोग का 7 बजे चलेगा और उससे पहले एडवांस एक्सेल के चलेगा। हाँ, वो मैं प्लान कुछ इस तरीके से करूँगा कि दोनों क्लासेस में क्लैश ना हो, क्योंकि 2 घंटे तो दे पाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा कि बैक टू बैक 2 घंटे में दे दूँ। तो वो अलग अलग दिन में प्लान हो जाएगा, जैसे एक दिन हम एडवांस एक्सेल कर रहे होंगे तो फिर एक दिन बीबीए कर रहे होंगे, ठीक तो है? इसका मतलब 7 बजे उसी टाइम के रख लीजिए फिर, हाँ वो अलग बेटर अलग ही है। दिन होता तो। हाँ वो 7 बजे का ही प्लान मैं कर लूँगा, आपके लिए भी थोड़ा इजी रहेगा। तो हाँ 7 बजे का ही प्लान कर लेते हैं उसको, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है भाई, ओके, बाय ओके बाय सर। बाय। बाय बाय। बाय।